नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो प्रैक्टिस सेट 1 करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 करें तो आपको बहुत फायदा होगा उस प्रैक्टिस सेट 2 में। जैसा कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि इसमें आपके डीआई के सवाल भी हैं, तो डीआई के सवाल मैंने आपको बताया था कि डीआई के सवालों की मैं अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा डीआई की, तो इस वाली डीआई में भी मैं आपके सवाल नहीं कराऊंगा। इसमें डीआई के सवाल दिए 18 से 20, 18, 19, 20, मतलब 3 सवाल आपके डीआई के दिए हैं। तो 3 सवाल हम डीआई के अलग रखेंगे। तो हम सवाल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में 22। कितने डिस्कस करेंगे? 22। जैसे ही डीआई के सवाल हमारे पास प्रैक्टिस सेट 5 हो जाएंगे तो हम डीआई के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें कि हम एक साथ 5-6 सवाल डीआई के करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए आइए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। मतलब एक पिताजी हैं, वो अपने पुत्र से 3 गुने हैं। मैंने मान लिया भाई पुत्र को कुछ देर के लिए, चलो n मान लिया, तो पिताजी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3n। ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि ये एज का सवाल है। आपको अगर याद हो तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी पहला ही सवाल एज का था। 15 वर्ष बाद की बात करूंगा, क्योंकि देखो एज वाला एक ऐसा चैप्टर है, आप इस सवाल को, आप इस चैप्टर को आप किसी भी तरीके से कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टाइम लगेगा। चाहे वो एक्स मान के करिए, चाहे आप रेशो से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर के लिए मैं कहता हूं आपके पास छूट है, आप जैसा चाहो वैसा कर लीजिए। 15 वर्ष बाद अगर आपसे कहा जा रहा पुत्र कितने साल का होगा, तो पुत्र आपका कितना हो जाएगा भाई? n+15। अगर पिता की बात करूंगा कितना हो जाएगा? 3n+15। ये एक एक चीज मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। अगर पेपर में होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता, सीधे समीकरण बनाता। ठीक है, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब 15 वर्ष बाद पिताजी जो हैं आपके 3n+15, वो पुत्र के कितने हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे। पुत्र के दुगने हो जाएंगे, मतलब इसके दुगने हो जाएंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है हम दोनों की आयु का योगफल बताइए, मतलब पिता और पुत्र की आयु का क्या बताना है? इनका योगफल बताना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 2n+30, n इधर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब पुत्र कै साल का हो गया? 15। पिता कै साल के हो गए? 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितने हो गए? 45। अगर इनके योगफल की बात करूंगा, योगफल कितना हो गया आपके पास? 15 + 45 बराबर कितना हो गया? 60 साल। कितना हो गया? 60 साल। 60 साल आपका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 60 साल आंसर। अगले सवाल में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक होंगे? भाजक मतलब गुणनखंड। एक सवाल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी आया था गुणनखंड का, एक सवाल आपका यहाँ पे भी आ गया। और ऐसे सवाल मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियो में भी कराए थे। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट करा दिया है, परसेंटेज कंप्लीट करा दिया है, टाइम एंड वर्क आपका चल रहा है। तो आप दोनों चीजों पर प्रैक्टिस करिए, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करिए, अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करते रहिए। ठीक है होंगे। अब भाज्य की बात कर रहा है, अब भाजक होंगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक था, मैंने सही कर दिया है। अब भाज्य की बात करेंगे, मतलब 99 की जब मैं बात करूंगा, जब मैं इसके भाज्य फैक्टर निकालूंगा, तो ये वाली संख्या आपकी 3 तिया 9, 3 से फिर 11 बार, 11 से 1। अगर इसके भाज्य फैक्टर की बात करूंगा, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 11 कितनी बार आया है? 1 बार। तो टोटल कितने हो गए? 2, 1, 3। अब भाज्य फैक्टर कितने हो गए इसके? 3। अगर मैं आपसे कहूं भैया 101 कितने से जाएगा? 101 से जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या एक ही है। तो ये कितनी बार है? 1 बार। कितनी संख्या है? 1 बार। 176 की जब मैं बात करूंगा, तीसरी संख्या क्या है आपकी? 176। 176 की बात करूंगा, देखो 176 कितने से आ रहा है? 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 11, 1 बार। तो 2 कितनी बार आया आपका? 4 बार। और 11 कितनी बार आया? 1 बार। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए आपके? भाज्य 5। कितने हो गए? 5। अगली संख्या आपकी कौन सी है? अगली संख्या आपकी 182। कितनी है? 182। 182 के जब मैं करूंगा तो आप मुझे बताओ, ये संख्या 2 से आ रही है, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से आ रही है, 7 एकम 7, 7 21 और 13 से आ रही है।
तो इसके फैक्टर कितने हुए भाई 182 के 2, 7 और 13। तो टोटल कितने हो गए 3 फैक्टर। तो इसमें आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा भाज्य फैक्टर किसके हुए 5 के, सबसे ज्यादा किसके हुए 5 के। सबसे ज्यादा भाज्य फैक्टर कितने हुए 5, वो किसके हुए आपके 176 के। तो आपका आंसर कितना आ गया 176। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे बात करेंगे। ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क की वीडियो को देखिए। इस टाइप के सवाल मैंने आपको क्लास में करा दिए हैं। ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने आपको बताया था ऐसे सवाल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है टोटल काम। टोटल काम निकालने के लिए इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है कि आप बड़ी वाली संख्या के टेबल पढ़िए और जब तक पढ़ते रहिए जब तक छोटी वाली संख्या उसको कैंसिल आउट ना कर दे। 24 एकम 24, 16 नहीं काट रहा। 24 दूनी 48, कितना आगे 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, 3 और 2 आपका एक दिन का काम निकल के आया। अब दो ए और बी का एक दिन का काम है 3, ए के अकेले का कितना है 2, तो बी के अकेले का कितना होगा। मैं अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का कितना आएगा, बी का एक दिन का काम कितना आएगा 1 यूनिट। मुझे काम कितना कराना है 48, किससे बी से। उसकी कैपेसिटी कितनी है 1, कितने दिन में करेगा 48 दिन में। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो टाइम एंड वर्क की वीडियो देखिए, उसमें कायदे से मैंने सारे सवाल कराए हैं आपको। सवाल नंबर 4, जब मैं 4 पे बात कर रहा हूं तो आपसे पूछा है 36, 40 और 48 का महत्वपूर्ण समावर्तक का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा, वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 16, 49, 25 और 36 जो एक ऑलरेडी वर्ग दिए हुए हैं। अब महत्वपूर्ण समावर्तक निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे 4, इसका लेंगे 7, इसका लेंगे 25, इसका लेंगे 6। अगर मेरे पास 36 आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ा तो 36 ही है, तो इसका मतलब वो मासा कितना रहा होगा 6। क्या 6 मेरा इन तीनों को कैंसिल आउट कर दे तो आपका आंसर सही है। अगर 6 ने मेरे 36, 4 और 48 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपका आंसर सही है। ऐसा सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में भी कराया है। तो 6 देखो 40 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब 36 मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद 49 को अगर मैं चेक करूंगा, 49 का अंडर रूट 7 भी मेरा ना 36 को डिवाइड कर रहा, ना 40 को, ना 48 को, तो 49 भी मेरा आंसर नहीं है। 25 का देखा मैंने अंडर रूट कितना लिया 5, 25 का देखा कि अंडर रूट कितना लिया 5 अगर मेरा आंसर होगा तो इनको डिवाइड करेगा। 48 को डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 16 को देखा, क्योंकि अब 16 ही बचा है, 16 का अंडर रूट कितना हुआ 4। अगर 4 आपका मासा है तो सभी को डिवाइड करेगा। 36 डिवाइड कर रहा है, 4 नंबर 36, 4 दाई 40, 4 से 12 बार गया 48। इसका 4, 36, 40 और 48 का मासा कितना आया 4, और 4 का वर्ग कितना आया 16। आपने इसे ओरली कर दिया बिना पेन चलाए। सवाल नंबर 5 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। नंबर सिस्टम टाइप 1 आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा मैंने किस तरीके से बताया, या फिर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख लीजिए। रिपीट सवाल है, रिपीट। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर भिन्न ऐसे दी हुई है, भिन्न किस तरीके से दी हुई है, इसमें 10/11, 14/15, 12/13 और 13/14 इस तरीके से दिए, और आपसे पूछा बड़ी भिन्न। तो मैंने आपको बताया था कि अगर भिन्नों के बीच में अंतर समान है, भिन्नों के बीच में अंतर समान है, तो आप कुछ मत करिए, जो बड़ी दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर है, जो अंश आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वही आंसर बड़ा आपका है। तो आप में इसमें आंसर कितना आ गया 14/15, क्योंकि इसमें अंश सबसे बड़ा है। ये जब भी लागू होगा जब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा इक्वल, कितना होगा इक्वल। इनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 14/15, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। अगर छोटी पूछता तो छोटा आपका 10/11 हो जाता। क्लियर। अगर नहीं देखी है तो आप नंबर सिस्टम की वीडियो देखिए। सवाल नंबर 6 पे बात करूंगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। 4 एग्जाम्पल दिए, आप एक स्टेटमेंट समझिए।
आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या के आखिरी अंक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या का आखिरी अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो आपको 2, 3, 7, 8 देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 करा 1 आया, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया, 4 का 6 आएगा। इकाई का अंक की बात हो रही है, ये मत कहना सर 16 होता है, मैंने इकाई का अंक लिखा है। 5 का 25 का 5, 6 का 36 का 6, 7 का 49 का 9, 8 का, यही तो अंक होते हैं भाई, 9 का 1, यही तो अंक होते हैं। अब यहाँ पे 1 देखने को मिल गया, 4 देखने को मिल गया, 9 देखने को मिल गया, 6 देखने को मिल गया, 5 देखने को मिल गया, ये तो आपका रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन 2, 3, 7, 8 देखने को नहीं मिला। अब इसका मतलब आपका आंसर वही होगा, क्योंकि आपसे पूछा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका आंसर वही होगा जो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो आपका इधर हो। अब देखो 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 2 आ सकता है इकाई का अंक? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, सी। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है ना तो आप इस सवाल में 5 मिनट लगा लेंगे, क्योंकि क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट ही निकालना पड़ेगा। तो आप ये वाले स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए और याद हो जाना चाहिए। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। क्लियर। सवाल नंबर आगे बात करेंगे, 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ेंगे। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 भागित 8 का मान बताइए। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, इन दोनों की पावर को जोड़ा तो कितना हो गया, 7 और 4 11, और भाग का मतलब होता है पावर को माइनस करना। 7 और 4 11 में से कितने गए, 8, कितने बचे 3, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना हुआ 125। क्लियर, आप समझ गए। सवाल नंबर 8 पे बात करेंगे। 12.12 इंटू 12 इंटू 0.012 का मान बताइए। अच्छा ये चीज, तो ये सब में 12 नजर आ रहा है, इसका मतलब 12 का तो मल्टीप्लाई होगा। तो 12 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू होता है हमारा 17 28, और 17 28 दिखाई दे रहा है। दो सम बी सी और डी में 17 28 दिखाई दे रहा है, ए में नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो वैसे भी आंसर से आउट हो गया। अब बात आती है दशमलव कहाँ लगाना है। अब दशमलव आप अच्छी तरह से जानते हैं, मल्टीप्लाई आपको मेरे से अच्छी तरह से आते हैं। दशमलव यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद दशमलव हो गया, 5 डिजिट के बाद। 2 और 3 5 डिजिट के बाद दशमलव हो गया। अब यहाँ पर दशमलव क्या डिजिट के बाद है, 4, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 और यहाँ पर देखो 5 के बाद दशमलव है, इसके अलावा आपका आंसर कितना आ गया, डी। आपका आंसर कितना आ गया, डी। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैप्टर वाइज वीडियो और प्रैक्टिस सेट की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सवाल नंबर 9 पे बात करेंगे। एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है 300 रुपए में बेच दिया, कुल प्रतिशत लाभ। ये एक सवाल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी आया था। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मैथ नहीं सीखोगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा होगा तो आप इसे अपने आप कर लेंगे। भाई 250 रुपए की चीज कितने में बिकी है, 300 रुपए में। क्या रुपए का फायदा हुआ है, 50 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पर हुआ, हमेशा अपॉन में क्रय मूल्य आता है। क्या आता है, क्रय मूल्य जितने में खरीदी जाती है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है बताओ, 250 रुपए। 50 रुपए का फायदा हुआ है कितने पर, 250 रुपए पर, इंटू 100। 250 से कितनी बार गया, 5, 5 से कितनी बार गया, 20। 20% का क्या हो गया फायदा, कितने परसेंट का, 20% का क्या हो गया फायदा। आपका आंसर कितना आ गया, ए। जब 10वें नंबर के सवाल करेंगे, 300 का 25% का 20% बताना है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, 300 का 25% बट्टे 100 का कितना परसेंट, 20%। कितना परसेंट, 20%। 20 बट्टे 100। आपको 00 से 00 कैंसिल,
25 चौके 100, 4 से कितनी बार हो गया 5 बार, और 5 दिया 15। कितना आंसर आ गया इसका 15। आंसर कितना आ गया 15। अब देखिए अगले सवाल पे हम जब भी बात करेंगे, अगला सवाल क्या है आपका, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। औसत आपका क्या आता है, औसत क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बटे नंबर, ये तो एवरेज होता है। और प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि n+1/2, ये आपका किसका निकल के आया था, योगफल का। ठीक है, अब संख्या कितनी है मेरे पास 8, 9/2, 4 कितना आया 36, योगफल कितना आ गया 36, योगफल कितना आ गया 36, संख्या कितनी है 8। क्लियर। और 9 1 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 6 24, 8 चौक 32, नहीं जा रहा। इसके बाद इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, और 4 को इससे डिवाइड करूंगा तो 2 बार गया, तो आपका कितना आ गया 2 चौक 8, 1/2, 4.5। कितना आ गया आंसर 4.5। आंसर कितना आ गया आपका 4.5। सवाल नंबर 12 पे बात करेंगे। जल्दी जल्दी हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हैबिट में आना चाह रहे हैं कि सवाल को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। सवाल को समझाना, मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखिए, उसमें बहुत आराम से समझा रहा हूं। यहाँ पर हम स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि सभी चैप्टरों के सवाल इसमें मिक्स हैं। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होगा। वह मूल राशि बताइए जहां जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा, ये चीज बताइए, आपको मैंने समझाया था कि भाई आपको अच्छी तरह से आता भी है, ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। 1 दिन का ब्याज आपका कितना है, 1 दिन का ब्याज आपको कितना है 1 रुपया है। मूलधन आपसे पूछा है, दर कितनी है 5, टाइम की बात कर रहा है 1 दिन बट्टे 100, 1 दिन की बात करेगा तो यहाँ पर कितने का भाग लगेगा 365 का। क्लियर, सब कुछ डाटा दिया है, पी का मान निकालना है। इससे कैंसिल करा, 5 7 35, 5 दिया 15, 73 का 100 में मल्टीप्लाई होगा, इधर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी बराबर कितना आ गया आपका 7300। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका आंसर भी याद रख सकते हैं कि 7300 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आ गया ए। 13वें नंबर के सवाल के, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में चाल याद निकाल दी है। तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति आवर है, और इसे चाल किस में निकालना आपको मीटर पर सेकंड में। 80 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। बताओ 5/18 का। अब ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है 2 से 9 बार, 2 से 40 बार। क्या आप डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। कितना आ गया आपका 200/9। इसका आंसर किस तरीके से दिया है, फ्रैक्शन में दिए हैं, तो आप फ्रैक्शन में निकालिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, कितनी बार गया 2 बार, कैरी 2, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड, 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। सवाल आप आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आराम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि 2 संपूरक कौरों में 44 का अंतर है तो इनमें से एक कौर बताइए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, 2 संपूरक कौरों का योगफल कितना होता है। 2 संपूरक कौरों का योगफल होता है 180, और इनका अंतर आपको दिया है 44 डिग्री। यहां से ए और बी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2a, तो ये आपका जुड़ जाएगा क्योंकि जोड़े ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा 224। एक मान कितना हो जाएगा 112। क्या 112 है ऑप्शन में, नहीं है। जब 112 ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब बी का मान पूछा है। बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस के 112, कितना आया आपका 68। कितना आया 68। 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0। कितना आ गया, क्या 68 है, बिल्कुल है। कितना है 68। क्लियर, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब देखो सवाल नंबर 15 पे बात करेंगे। चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, और 16 रुपए प्रति किलो बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। ना लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रहा है, तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाएगा। अच्छा, एक चीज बता, 20 वाली को कितने के साथ मिलाया जा रहा है 15 के साथ।
मिश्रण का दाम कितना हो गया 16। मैंने आपको बताया इसको एलिगेशन से करते हैं सवाल। एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। पिछली वीडियो मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये सवाल आया था। तो यहाँ पे कितना आया 1 और यहाँ पे कितना आया 4, मतलब इनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा 1:4। आंसर कितना आ गया आपका। सवाल नंबर 16 को देखेंगे। 16 में सवाल कह रहा है एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है। इसका आयतन आयताकार है और आपसे एक घनाभ की बात कर रहा है। और घनाभ का आयतन कितना होता है, क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन बताओ भाई क्या होता है, LVH होता है नहीं होता। अब बस आपको एक बात याद रखनी है, 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और आंसर आपको किस में दिए मीटर में। तो सबको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। 90 मीटर में चेंज करेंगे कितने का भाग लगाना पड़ेगा 100। 50 मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा 100। और आपको 1 मीटर ऑलरेडी दिया है तो ये आपका बनी रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 पंजे 45 और 45 में कितने का भाग लग रहा 100, तो कितना आ गया 0.45 मीटर क्यूब, 0.45 मीटर क्यूब, 0.45 मीटर क्यूब। क्लियर। सवाल नंबर अगले 17 पे बात करेंगे। 17 क्या है भाई, एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इसे किस तरीके से करते हैं। अब देखो आपको दिया हुआ है h बराबर कितना दिया है √6। आपसे पूछा एरिया, और संभव त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। मतलब आप एक बात समझिए, इससे अगर डायग्राम की बात करूंगा तो आपसे ये वाली h दी हुई है √6 और a मतलब आपसे ये वाली साइड, इसकी बात होता है। आई बात समझ में नहीं, आपसे इस वाली साइड का पता होना चाहिए, लेकिन आपको दी है ये वाली साइड। अब a और h में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है h बराबर √3/2a, h बराबर √3/a। ये आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, h बराबर √3/2a। क्लियर। अब मुझे निकालना क्या यहाँ पर a, आपको ये दिया हुआ है √6 बराबर √3/2a। क्लियर। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा 2√6/√3 बराबर a, 2/6/3 बराबर a। इससे ये कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो इसका मान कितना आ गया 2√2 बराबर a, 2√2 बराबर a। इसका मतलब भुजा कितनी आ गई 2√2। अब आपसे एरिया पूछा है, एरिया निकालने के लिए क्या होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, इसका स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई रिजल्ट, √3/4, 2 का कितना हुआ 4 और इसका कितना हुआ 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2√3। कितना आ गया 2√3। आपका आंसर कितना आ गया 2√3। 17 का आंसर कितना आया बी। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक आपके DI के सवाल हैं। आपको मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, DI के सवाल में एक साथ कराऊंगा आपको, आप बस DI के सवाल को देख लीजिए। क्लियर। अब सवाल नंबर 21 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 21। अब 21 वाले सवाल भी आपका एक प्राइमरी स्कूल की 5 कक्षा दी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई है तथा उनकी औसत आयु भी दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों की औसत आयु किस कक्षा की औसत आयु के सर्वाधिक निकट है। स्कूल के विद्यार्थियों की औसत आयु कक्षा की औसत आयु के सबसे ज्यादा निकट है। आपका 21 नंबर का सवाल भी क्या है आपका DI। 21वें नंबर का सवाल भी आपका क्या है DI। इस सवाल को भी हम कहाँ ऐड करेंगे, जहां हम आपको DI के सवाल करा रहे होंगे। ठीक, 4 सवाल आपके DI के दिए हुए हैं। इसका मतलब आज की वीडियो में हम 21 सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 22 पर बात करेंगे। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तथा अनुसार उस संख्या कितनी होगी। मैंने मान लिया कोई संख्या है कि भैया संख्या में मुझे कितना जोड़ा जा रहा है 21 जोड़ा जा रहा है, तो वह अपनी संख्या की 3 गुनी मतलब 3n गुनी से 7 कम हो जाती है। 7 कम हो जाती है तो 7 इसमें से घटा दो,
तो वो पूछ रहा है संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करना, 7 को इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, 3n में से n गए 2n, n बराबर कितना हो गया 14। आंसर कितना आ गया आपका 14। अगर आप लीनियर मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को देखिए, नंबर सिस्टम के सभी पार्ट देखिए, आप इस मेथड को बहुत आसानी से सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब वो कौन सा सिस्टम है देखते हैं। 3, 8, 18 क्वेश्चन मार्क 53, 78, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है 5, इनके बीच का अंतर कितना 10। उम्मीद करता हूं अब 15 ही आएगा। 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 33। कितना आ गया 33, और 33 में 20 जोड़ा तो 53। आंसर कितना आ गया इसका 33। कितने का अंतर आ रहा है भाई 5-5 बढ़ के आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया इसका 33। कितना आ गया सी इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 24, के का वह मान क्या होगा जिसके लिए रेखाएं 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस ky प्लस 6 बराबर 0 लंबवत होगी। पिछला सवाल क्या था समांतर होंगी, मतलब पिछली वीडियो में सवाल क्या था कि ये रेखाएं समांतर होंगी। इस वीडियो में क्या था, इस वीडियो में क्या है लंबवत होगी। आप एक चीज याद रखिए, समांतर का सवाल आपका आ गया, लंबवत का सवाल आपका आ गया। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, और आप टाइम एंड वर्क की वीडियो चल रही है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी आपको कोई भी एग्जाम आएगा, सी टेट का आ भी रहा है, तो सी टेट में कम से कम इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप कर तो लोगे। बेशक ना हुआ सही चैप्टर, सवाल आ रहे हैं तो हम करा रहे हैं ना हर सवाल के चैप्टर के सवाल, तो आपको आसानी होगी नहीं होगी। तो अब देखो समांतर के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि M1 बराबर M2 होता है, प्रवणता M1 बराबर M2। लंबवत के लिए कंडीशन होती है कि प्रवणता M1 M2 बराबर -k1, और M1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था -b/a, और M2 निकालने के लिए M2 निकालने के लिए भी क्या होगा -b/a। मतलब 1 की बात करेंगे तो ये सब 1 हो जाएगा, जब 2 की बात करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब मैं समीकरण नंबर 1 में बात करता हूं तो M1 कितना हो गया भाई, M1 माइनस का b आपका -3/5। देखो ये a है, ये b है और ये c है। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने मुझे बहुत आराम से डिटेल से समझाया है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई 21 के 21 सवाल मान के चलिए, 18-17 सवाल आपके पिछले प्रैक्टिस सेट के रिपीट हो रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट इसीलिए कराने का रीजन हो रहा है कि आपका सवाल रिपीटेशन होंगे, तो आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो M2 की बात करेंगे तो M2 की जब मैं बात करूंगा, माइनस तो फॉर्मेट वाला आ गया और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो k/3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो k/3 क्या हो गया M2 का मान k/3 बराबर -1, माइनस का माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, k का मान कितना आ गया 5, k का मान कितना आ गया 5। आंसर कितना भाई 5। 25वां सवाल और आपका आखिरी सवाल, यदि log 3 पर y बराबर x, log 2 पर z बराबर x, तो 72x का मान ज्ञात करिए। पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो उसमें भी ये आखिरी सवाल दिया था log का, इसमें भी आपको ये आखिरी सवाल दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं, पिछली प्रैक्टिस सेट में ये सवाल दिया था, तो आपको अगर यकीन ना हो तो आप जरा देखिए सवाल नंबर 25। log a 81 बराबर 4, a का मान बताइए, और उससे ऊपर वाला सवाल k का वह मान बताइए जिसमें रेखा समांतर है। क्लियर। उससे ऊपर वाला देखो विलुप्त पद वाला है, मतलब सवाल वही पिछले 3 सवाल और इस टाइप के 3 सवाल में कोई फर्क नहीं है। तो आप उम्मीद रखिए प्रैक्टिस आएगी। अगर आपने ये वाला प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है तो आप करिए प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप इसे करिए। अब देखिए इस सवाल को देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन सवाल को जब आप करोगे ना, तो जैसे कि आपको दिया हुआ है log 3y बराबर x और log 2z बराबर x। आप कुछ मत करा करिए, आपको log हटाना है यहाँ से। जब आप log हटाओगे तो आप इस वाले 3 के ऊपर इस वाले x को रख दिया करिए और इसके बराबर आ जाएगा। मतलब सेम काम मैंने इधर करा
कि आप क्या करोगे, इस 2 के ऊपर इस x को रख दीजिए और ये किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर। 4 नहीं है, ये बाई है। क्या ये बाई, क्या ये बाई। जब आप इस 3 के ऊपर x को रखोगे तो क्या आ जाएगा, वो बाई। इस 2 के ऊपर x रखोगे तो कितना आ जाएगा, z। आपसे पूछा 72 का मान बताइए, 72 की पावर x का मान बताइए। अब एक चीज मुझे बताइए, 72 के फैक्टर कर दूं तो कैसे करेंगे। अच्छा 72, 8 निम 72, 8 निम 72, बताओ जी, तो बात हो रही है। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऐसी तो लिखूंगा। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x। अब इस वाली लाइन को देखो मैं ऐसे लिख दूं, कोई पसंद नहीं, 2 की पावर x की पावर 3। और इस वाली लाइन को कैसे लिख दूं, 3 की पावर x की पावर 2। 2 की पावर x का मान कितना है, z। ये कितना हो गया, z की पावर 3। 3 की पावर x का मान कितना है, y। तो ये कितना हो गया, y की पावर 2। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, y2 z3, y2 z3। इसका आंसर कितना आ गया, बी। आज की वीडियो में हमने बात करें 21 सवालों की। आप चेक करिए कि आप कितने सवाल कर पाते हैं 21 में से। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट रखिए, क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपके नंबर इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए। अगर इंक्रीज हुए हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर डिक्रीज हुए हैं तो आप मेहनत करिए, पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लगाइए। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट और हमारे चैप्टर वाइज वीडियो को निरंतर देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनको भी वीडियो का फायदा मिलता रहे। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते